रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखिए क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक ए सेट है, देखिए मैं आपको एग्जांपल लेके ज्यादा बेटर समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 2 और 3, ठीक है, ये ए सेट, और एक और आपके पास एक और सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ पे ठीक है, लेट इट बी वी सेट। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होगा आपका कि मान लीजिए मैंने एक रूल बनाया है, रूल कहता है क्या, y इक्वल टू में x का स्क्वायर, तो 1 1 से कनेक्ट हो जाएगा, 2 किससे कनेक्ट हो जाएगा 4 से, और 3 किससे कनेक्ट हो जाएगा 9 से। तो अब अगर मैं इनका सेट बनाना शुरू करूं तो सेट कैसा बनेगा, 1 1 2 4 और 3 9, ऐसा ही बनेगा। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है कि इस ए सेट के अंदर जितनी भी प्री इमेजेस हैं, जितनी भी प्री इमेजेस हैं, प्री इमेजेस क्या होते हैं, वो एलिमेंट जिनकी इमेजेस होती हैं, उनके डबलेट प्रेजेंट होने चाहिए आपके रिलेशन, मतलब आपके रिलेशन के अंदर कहीं ना कहीं 1 1 2 2 और 3 3 होना चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास एक 1 2 3 है, और यहाँ पर आपके पास 1 2 3 है। मान लो किसी रूल के तहत ये और ये कनेक्टेड है, ठीक है, ये और ये कनेक्टेड है, और 3 भी आपस में से। अब मान लो अगर मैं इसका रिलेशन सेट बनाने लगूं तो कैसा बनेगा, 1 1 1 2 1 2 2 और 3 3। सही है, तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? गौर करिए, रिफ्लेक्सिव मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्या, हर एक एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए। तो आप गौर करिए, ये 1 1, यहाँ पे 2 2 और ये 3 3। अदर देन दीज और भी हैं, लेकिन डबलेट तो है ना। तो ऐसे रिलेशन जिसके सेट में डबलेट हो हर डोमेन एलिमेंट का, क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझ में आया? और उसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो वो भी चलेगा, लेकिन डबलेट होना चाहिए, कंडीशन डबलेट की है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट सिमेट्रिक भी बताया था मैंने आपको। सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है भाई, अपोजिट होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर a कॉमा b आपके रिलेशन सेट को बिलोंग कर रहा है, तो b कॉमा a भी बिलोंग करना चाहिए, तभी वो रिलेशन क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक। आइए गौर करते हैं, क्या इस वाले ये वाला रिलेशन सिमेट्रिक भी है? चलो 1 कॉमा 1 का उल्टा क्या होगा, 1 कॉमा 1 तो जी है, उल्टा है। 1 कॉमा 2 का उल्टा क्या होगा, तो हाँ जी है। अच्छा 2 कॉमा 1 का उल्टा क्या होगा, 1 कॉमा 2, हाँ जी है। 2 कॉमा 2 का उल्टा, हाँ जी ठीक है। 3 कॉमा 3 का उल्टा, तो ये रिलेशन क्या सिमेट्रिक है? बिल्कुल, ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी। समझ में आ रहा है? मतलब अगर आपका 1 कॉमा 3 बिलोंग कर रहे मान लो इस सेट को, तो 3 कॉमा 1 भी इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। हर ऑर्डर पेयर का उल्टा भी उस रिलेशन में अगर है तो ऐसा रिलेशन कहलाता है सिमेट्रिक रिलेशन। कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, मिनी समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन देखो, इफ एंड देन वाली कंडीशन के बारे में काफी इंपॉर्टेंस है। इफ ये है, देन ये होना चाहिए। अगर मान लो इफ वाली कंडीशन ट्रू हो रही है और देन वाली कंडीशन ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब वो सिमेट्रिक नहीं है। बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, तो इफ और देन की कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिटिव में देखिए, अगर समहाउ a कॉमा b बिलोंग करता है R सेट और b कॉमा c भी बिलोंग करता है R सेट, तो ये दोनों इफ की कंडीशन है, ध्यान रखना। If this is belongs to R set and b comma c is also belonging to your R set, then a comma c भी क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए R सेट को, तभी ट्रांजिटिव रिलेशन
होगा। बात समझ में आई मेरी? मैं क्या कहा, मतलब ये एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, एग्जांपल के थ्रू ज्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए रिलेशन है 1,1 है, 1,2 है, 2,3 है, 1,3 है, ऐसा कुछ, ठीक है। आई चलिए क्लियर कर। अच्छा वैसे यार ये क्या ये फंक्शन है ना? फंक्शन मतलब ओके, नाउ यू आर आस्किंग मी व्हाट इज द फंक्शन। फंक्शन मतलब क्या होता है? इट इज स्पेशल केस ऑफ रिलेशन in which every element of domain should have one image in कोडोमेन। वन की इमेज वन भी है, वन की इमेज टू भी है, वन की इमेज, तो क्या ये फंक्शन है? फंक्शन नहीं है। क्या रिलेशन है? हाँ रिलेशन तो, रिलेशन में तो ऑर्डर पेयर्स आते हैं, फंक्शन में गौर किया जाता है डोमेन की इमेजेस का, ठीक है। रूल तो दोनों ही फॉलो करते हैं, रिलेशन भी और फंक्शन भी, लेकिन अगर एक एलिमेंट की अगर एक ही इमेज है तो वो कहलाता है फंक्शन। अगर एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेजेस हैं तो वो सिर्फ रिलेशन बन के रह जाएगा, फंक्शन नहीं बनेगा, ठीक है। अब आइए चलिए ट्रांसटिव चेक करते हैं। तो ट्रांसटिव कहता है ए कॉमा बी बिलोंग करना चाहिए आर को। तो चलो मैं ए कॉमा बी इसको मान लेता हूँ। अच्छा भाभी भैया इसको नहीं मान सकते, ए और बी बराबर भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए मैं इस वाले केस को देखना है, ठीक है। तो मैं फिलहाल के लिए इसे ए और इसे बी मान लो, सही है। अच्छा जी, फिर क्या बोला? ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, कर रहा है, कर रहा है। तो बी कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर को। तो भाई बी कॉमा सी मतलब ये ले लें, तो यहाँ बी है और ये सी है, तो दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं। इफ वाली कंडीशन दोनों ही ट्रू हो रही है, तो कौन सी वाली चेक करनी है आपको? तो ए कॉमा सी कौन सा हो जाएगा? तो 1,3 भी बिलोंग कर रहा है आर को। हाँ जी, तो ये ट्रांसटिव है सिर्फ इस पॉइंट के लिए। इस पॉइंट ने बोला कि हाँ ठीक है, मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। ट्रांजिटिव तुरंत रुक जाएगा अगर एक सिंगल का भी पेयरिंग नहीं बनती है तो, मतलब अभी तो सिर्फ मैंने सेकंड वाले की तरफ से हाँ करवाया है, पॉसिबिलिटी है कि शायद नेक्स्ट वाला सपोर्ट ना करे। आइए इसको देख लो। जैसे 2,3 है, मान लो इसको मैंने ए और इसको मैंने बी माना है, तो बी कॉमा सी 3 से शुरू होने वाला कोई नंबर है? नहीं है, तो आपकी इफ वाली कंडीशन ही ट्रू नहीं हुई तो भी ये क्या है? ट्रांजिटिव है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अगर इफ वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है ना, मतलब इफ में दो कंडीशन है, दोनों सेटिस्फाई होंगी तभी तो तीसरी चेक करते हैं। समहाउ ट्रांजिटिव कब नहीं होगा उस पर गौर करिए, बाकी सारी कंडीशन में ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव तब नहीं होगा जब इफ वाली दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएं और देन वाली ना, तब रुकता है ट्रांजिटिव, वरना ट्रांजिटिव जरूर होगा। अगर इफ वाली ही रुक गई ना, दोनों में से कोई एक हो रही है एक नहीं हो रही, तो भी उसको ट्रांजिटिव का नाम दिया जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है सबको? तो क्या 2,3 ट्रांजिटिव कह रहा है कि नहीं कह रहा? आप बताइए। बिल्कुल कह रहा है, क्योंकि इसमें इफ वाली कंडीशन दोनों ट्रू हो ही नहीं रही है, पहली वाली ही ट्रू हो रही है बस खाली इफ की। तो मैंने बताया ना, अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है तो ये फिर आपकी तरफ से फॉल्ट नहीं है, ये क्वेश्चन का फॉल्ट है, क्वेश्चन में ट्रांजिटिव माना जाएगा। ट्रांजिटिव कब नहीं होगा इस पे गौर करिए बस। तब नहीं होगा जब इफ वाली दोनों कंडीशन ट्रू हो जाए और देन वाली ना, तब रुकता है बस ट्रांजिटिव, वरना हमेशा क्या होता है? ट्रांजिटिव। क्लियर है? तो आप मुझे बताइए टू। अच्छा अब आप कहोगे भैया अगर मान लो इसमें 3,2 होता, मान लो, तो फिर क्या होता? आइए चलिए चेक कर लो। ये मैंने ए माना है, इसको मैंने क्या माना है? बी। अब मेरे पास बी से शुरू होता हुआ एक एलिमेंट है, तो मैं इसको बी मानूंगा और इसे क्या मानूंगा मैं? सी। मैंने बताया था ना एलिमेंट सेम हो सकते हैं। तो मेरे को अब जो एलिमेंट देखना है वो कौन सा है? 2,2 है। क्या 2,2 इसमें है? नहीं है, तो क्या ये ट्रांजिटिव है? नहीं। मैंने बताया ना इफ वाली दोनों सेटिस्फाई हो जाए और देन वाली रुक जाए तब रुकेगा ट्रांजिटिव। अगर इफ वाली ही रुक गई, इफ में से दो कंडीशन है, दोनों में से कोई एक भी रुक गई ना, तो भी ट्रांजिटिव माना जाएगा। रुके कब नहीं होगा? जब इफ वाली दोनों कंडीशन ट्रू हो जाए और देन वाली रुक जाए। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है भैया। अच्छा जी, चलो मैं आपसे फिर एक सवाल पूछ ही लेते हैं, लाओ।
अब आप मुझे बताओ, मैंने एक रिलेशन लिखा हुआ है ऐसा, इस पर हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी, ऐसा हल्का फुल्का कंसेप्ट नहीं है, इसको समझना जरूरी है। अब आप बताइए कि मान लो मेरा ए सेट है 1 2 3 का, क्या रिफ्लेक्सिव है? है? अच्छा, सिमेट्रिक है? कैसे? तो सिमेट्रिक में डबलेट नहीं देते? उल्टा भी है भैया, 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है, 2 2 का उल्टा 2 2 ही होता है, और 3 3 का उल्टा 3 3 ही होता है, इसीलिए ये सिमेट्रिक भी है। डबलेट आ रहे हैं तो रिफ्लेक्सिव है, उल्टा भी है तो सिमेट्रिक भी है। और ट्रांजिटिव में क्या करते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग करता है, फिर बी कॉमा सी भी बिलोंग करता है, देन अगर ए कॉमा सी भी बिलोंग कर जाए तो हम ट्रांजिटिव कहते हैं, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, चलो मैं इसको ए और इसको बी मान लेता हूँ, लेकिन बी सी तो ही, तो ट्रांजिटिव है या नहीं है? बिल्कुल है ट्रांजिटिव। मैं यही बात समझाना चाहता हूँ। इफ वाली कंडीशन भी रुक गई है तो भी हम उसे क्या मानेंगे? ट्रांजिटिव मानेंगे। ठीक है जी, क्या दोबारा सुनिए, इफ वाली दो कंडीशनें थी, बिलोंग्स टू आर होता है, बिलोंग्स टू आर मतलब ये आर सेट, रिलेशन सेट, एक रूल के तहत ही ऑर्डर पेयर्स लिखे गए हैं। मैं वीडियो डालूंगा उसको देखना, तो समझ में आएगा वो, ठीक है। एक रूल के तहत मैंने ऑर्डर पेयर्स लिखे हैं, कोई रूल है बनाया है, उसके तहत ही लिखा हुआ है मैंने। तो ये ए कॉमा बी अगर आर को बिलोंग कर रहा है, तो बी कॉमा सी भी अगर आर को बिलोंग कर रहा है, तो ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए, और अगर नहीं कर रहा है तो ये ट्रांजिटिव। तो मुझे मुझे एक बात बताओ भाई, मैं इसको मान लो ए और इसको बी मानता हूँ, तो बी और सी वाला तो बिलोंग ही नहीं कर रहा भाई, 1 से शुरू होने वाला कोई होना चाहिए था ना। अच्छा, अगर मान लो इसमें 1 3 होता तो क्या ये ट्रांजिटिव होता? आराम से सोच के बोलिए, जल्दबाजी की जरूरत नहीं, होता भाई, बिल्कुल होता है। ए कॉमा बी हो गया, इसको आप बी चलाओगे और इसको क्या चलाओगे, देखोगे किसको? 1 3 तो देखोगे, 1 3 है तो नहीं आ रहा, क्यों? ये ए कॉमा बी है, मैंने 1 3 इंक्लूड करवा दिया, तो बी और सी मिल गए। अब चेक किसको करना है? ए और सी को चेक करना है। किसको चेक करना है? तो ए और सी क्या बन रहे हैं? 1 3 तो बन रहे हैं, और 1 3 तो है, ठीक है। अच्छा जी, चलो आओ जी, अब इसको और देख लेते हैं। अगर मान लो 1 3 ट्रांजिटिव क्यों नहीं होगा? होगा। अब बताओ, अगर सिर्फ 1 है और बाकी कुछ नहीं है तो ट्रांजिटिव है? क्योंकि इफ वाली कंडीशन का सिर्फ एक ही पार्ट ट्रू हो रहा है, दूसरा हो ही नहीं रहा। इफ में भी रुक गया तो भी ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और ये वाला कह रहा है ट्रांजिटिव है। अच्छा, इसको सबको चेक करना पड़ता है ट्रांजिटिव में, ऐसा नहीं कि एक चेक कर लिया बस। 2 2 के बारे में बताइए, ट्रांजिटिव है? ए कॉमा बी तो है, बी कॉमा सी है ही नहीं, ट्रांजिटिव है। इसकी तरफ से बिल्कुल है। अच्छा, मान लो अगर ये ऐसा होता 3 2, तो ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, और फिर तो 3 2 भी देखते ना, तो 3 2 ऐसा हो सकता नहीं, ये दोनों हो रहे हैं और ये नहीं हो रहा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, बस आपको इसी बात को ध्यान रखना है। इस वाली कंडीशन को दिखाऊं? आओ चलो इस वाले को दिखाते हैं। मान लीजिए यहाँ 3 4 होता, तो भाई ये ए भी हो गए, ये बी सी हो गया, और नहीं 3 सी नहीं, 1 मिनट, आप एक काम करो इसमें, जैसे मान लीजिए 3 2 होता है इसमें, और यहाँ होता है आपके पास 2 4 होता। अब देखिए ये 2 2 है, ठीक है, तो मैं इसको ए और इसको बी मान रहा हूँ, और ये बी कॉमा सी है, तो ए कॉमा सी क्या बनेगा? 2 4, तो 2 4 है। चलो ये तो अलाउड कर रहा है। नेक्स्ट वाले को देख लेते हैं, इसको देखो, मान लीजिए 3 2 है, तो ये मैंने ए माना और ये मैंने क्या मान लिया? फिर ये मैंने क्या माना?
बी और तो मैं किसको देखना चाहिए 3,4 का और देखना चाहिए ना 3,4 का आंसर। तो इस वाले ने रोक दिया ट्रांसटिव होने से। अगर एक भी एलिमेंट रोक देगा ना ट्रांसटिव होने से तो रिलेशन ट्रांसटिव नहीं है। ऐसा ही रिफ्लेक्सिव में सारे के सारे 1 2 3 के सबके डबलेट हैं, लेकिन मान लो इसमें 4 एलिमेंट चौथा भी है और इसका अगर डबलेट नहीं है तो भी रिफ्लेक्सिव नहीं है, चाहे बेशक 1 2 3 के हों। अच्छा उल्टे में भी ऐसा ही है, इसका उल्टा है, इसका उल्टा है, इसका उल्टा है, लास्ट वाले का नहीं है समाउ, तो भी ये सिमेट्रिक। अच्छा सिमेट्रिक है ये रिलेशन। 1 1 का उल्टा है 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2, 2 3 2 का उल्टा 2 3, 2 3 तो है नहीं, और ना 2 4 का उल्टा, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। समझ में आई यहाँ तक बात? ठीक है, तो आपके 3 तरीके के रिलेशन है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्डर पेयर्स। सबसे पहला कौन सा है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करते हैं, डबलेट होना चाहिए हर एक डोमेन एलिमेंटों का। अच्छा सिमेट्रिक बता दे, तू बता दे। उसका उल्टा भी होना चाहिए, रेसिप्रोकली उल्टा बोलिए। ठीक है, तीसरा है आपके पास ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में ए कॉमा बी बिलोंग करेगा और बी कॉमा सी भी बिलोंग करेगा और ए कॉमा सी बिलोंग अगर करेगा तो ट्रांजिटिव है, या अगर इफ वाली कंडीशन ही ट्रू ना हो तो भी ट्रांजिटिव। अच्छा ऐसा रिलेशन जो तीनों बन जाए, हाँ जी, ऐसा रिलेशन कहलाता है इक्विवैलेंस। क्या कहलाता है इक्विवैलेंस। कैसे ऐसे नहीं, सच दैट इक्विवैलेंस रिलेशन। क्लियर हो गया, समझ में आया? तो इक्विवैलेंस रिलेशन क्या होता है, ऐसा रिलेशन जो आपका रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे, आइडिया आता जाएगा आपको, डोंट वरी। ठीक है, नहीं 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 बाबू, सिर्फ दिमाग से थॉट प्रोसेस से निकलते हैं सारे के सारे। बाबू कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा तसल्ली करो, फॉर्मूले कुछ नहीं होते। ध्यान दीजिए, फंक्शंस की बात, फंक्शंस के बारे में बात करें तो डेफिनेशन हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं फंक्शन की। इट इज अ स्पेशल केस ऑफ रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन शुड हैव वन इमेज इन कोडोमेन, राइट? अच्छा अगर डोमेन के बेसिस पर बांटूं तो दो तरीके के फंक्शंस बनते हैं, 1 1 और मैनी 1। अगर डिपेंडिंग अपॉन द डोमेन बांटा जाए तो, और अगर डिपेंडिंग अपॉन कोडोमेन देखें तो दो तरीके के बनते हैं, ऑन टू और इनटू, और इनमें आपस में मिक्सिंग कर करके मल्टीपल, जैसे 1 1 ऑन टू, 1 1 इनटू, मैनी 1 ऑन टू, मैनी 1 इनटू। तो टोटल 4 तरीके के आपको फंक्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन पहले समझ लीजिए होता क्या है। 1 1 में क्या होता है, और ये डोमेन पार्ट का है, किस पार्ट का है, डोमेन पार्ट का। तो देखिए कैसा होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसा, और इसमें एलिमेंट है 1 2 3, यहाँ एलिमेंट है मान लीजिए ए बी सी और डी बी। एक एलिमेंट एक ही से कनेक्ट होगा, बात समझ में आ रहा है? ठीक है, एक और दिखाता हूँ आपको, 1 2 3, यहाँ पर ए बी और सी, एक एलिमेंट एक ही से कनेक्ट। अच्छा इन दोनों में फर्क क्या है, ये दोनों ही 1 1 है, लेकिन डोमेन साइड से तो 1 1 ही बन रहे हैं, लेकिन कोडोमेन साइड से एक फर्क है। देखो एक में एक एक्स्ट्रा बचा हुआ है, एक में कुछ नहीं बचा, वो मैं आपको समझा दूंगा जब हम कोडोमेन साइड पे जाएंगे, तो आप अपने आप बताओगे क्या है। क्लियर हो गया आपको? 1 1 समझ में आ रहा है? 1 1 का मतलब क्लियर इंस्ट्रक्शन है, एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी, किन्हीं दो की सेम नहीं हो सकती। ठीक है, वो मैनी 1 में जाएगा, किस में जाएगा वो, मैनी 1 में। देखिए मान लीजिए यहाँ 1 2 3 है, यहाँ पे आपके पास ए बी और सी है, 1 की भी यही है, 2 की भी यही है। ये कैसा फंक्शन है, मैनी 1, डोमेन साइड से देखो
दो एलिमेंटों की सेम इमेज है, फंक्शन तो है ना, मैंने बताया था आपको, मैंने बताया था ना फंक्शन टाइप पे कि एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, तो यहाँ पर वन की भी वन ए ही है और टू की भी ए ही है, तो वैसे तो वन की एक ही है, दोनों की सेम है वो एक अलग बात है। तो ऐसे फंक्शनों को कहते हैं मैनी वन फंक्शन। क्या कहते हैं इनको? आप गौर करिए, ये हम सिर्फ डोमेन साइड को देख के ही डिसाइड कर रहे हैं कि वन वन है कि मैनी वन है, ठीक है। अच्छा ऐसे में ये भी हो सकता है 1 2 3, और यहाँ पे आपके पास ए और बी वन का। अच्छा इन दोनों में फर्क क्या हुआ? ऊपर में एक बचा हुआ है और नीचे वाले में कुछ भी नहीं बचा, ऐसे जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि मैन वन वन ऐसा होता है, वन वन में एक एलिमेंट से ही कनेक्ट होता है, मैनी वन में दो की सेम इमेज हो जाती है, क्योंकि वो फंक्शन होता है इसीलिए हम लिख रहे हैं। अच्छा ऑन टू में क्या होता है? ऑन टू कौन सी साइड का फंक्शन है? कोडोमेन साइड का। तो ध्यान रखिएगा कोडोमेन में अगर एक भी नहीं बचा है, मतलब कोडोमेन और रेंज बराबर है। मेरी बात समझो मैं क्या कर रहा हूँ? रेंज मैंने आपको बताया था क्या होती है, इमेजेस के सेट को क्या कहा जाता है? रेंज। मतलब अगर आपके कोडोमेन साइड में कोई भी नहीं बचा है, जैसे इस केस में देखो, क्या कोडोमेन साइड में कोई भी एलिमेंट बचा है? इधर बचा है, तो ऐसे फंक्शन कहलाते हैं ऑन टू फंक्शन। ये कोडोमेन साइड का फंक्शन है, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे। देखिए जैसे ऐसा भी हो सकता है 1 2 3 और यहाँ पर ए और बी, ठीक है। ये कैसा फंक्शन है? ऑन टू फंक्शन है। कैसे पता चला? कोई भी नहीं बच रहा कोडोमेन में। भैया फिर ऐसे कर रहे हो तो ऐसा भी हो सकता है क्या? क्या ये ऑन टू फंक्शन है? अरे बोलो। है कोडोमेन साइड में कुछ नहीं बचा ना। अब आप बोलो कि भैया ये वन वन भी तो है। हाँ जी, तो इस फंक्शन का नाम है वन वन ऑन टू फंक्शन। क्या है इसका नाम? ये वन वन भी है और ऑन टू, और ये वाला बता दो फिर, मैनी वन ऑन टू। अरे है ना, ऑन टू भी तो है। कोडोमेन देखते हो तो ऑन टू का पता चलता है, डोमेन देखते हैं तो आपको बता देंगे। पहले मैं इनटू क्लियर कर दूं फिर आप ही बता दोगे मुझे, चिंता मत करो। समझ में आ रहा है मैंने क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे? अच्छा N2 में क्या होगा? N2 में एक एलिमेंट बचेगा, चाहे वो वन वन का हो और चाहे वो मैनी वन का हो। जैसे यहाँ 1 2 3 है, यहाँ पर A B और C है, ये आपके पास हो गया, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, एक बच गया। ये किस टाइप का फंक्शन है? इस फंक्शन का नाम बता दो चलो। मैनी वन N2, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैनी वन और N2 का मतलब है एक बचेगा, सिंपल बात है। और मैनी वन का क्या है? डोमेन साइड से दो एलिमेंट एक इमेज को रिप्रेजेंट कर जाएंगे। अच्छा फंक्शन है ना मैनी वन N2, फंक्शन तो है ना? अरे कर रहे हैं भैया, इसको लास्ट लिख दूं उसके बाद बता देना आपको। 1 2 और यहाँ पर A B और C, एक एलिमेंट एक से और एक बच गया। ये कैसा भैया? एक एलिमेंट की कितनी इमेज है इसमें? एक ही तो है। कहाँ दिक्कत आ रही है? ध्यान के अंदर आओ। वन वन कैसा है? N2 है। बच गया ना एक एक्स्ट्रा, लेफ्ट में देखो फिर राइट में देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा तुम्हें। इतने गवार हो गया तुम? इधर ध्यान दो, एक एलिमेंट की एक इमेज है, कैसा है ये? वन वन है। राइट साइड में देखता हूं तो एक खाली बच गया, तो क्या लिख दूं इधर? इधर आ जाओ, वन वन का वन वन ही चल रहा है और सारे के सारे ऑक्यूपाइड भी हो गए। किस टाइप का ये? इधर देखोगे तो वन वन का पता चल जाएगा या मैनी वन है, इधर देखोगे तो आपको N2 और ऑन टू का भी पता चल जाएगा। बोल बोल बोल, सुन रहा हूं मैं, बोलो। हाँ इस बात को नहीं समझ रहे बच्चे। ऑन टू का मतलब है कोडोमेन साइड में कोई खाली नहीं बचेगा। ध्यान दीजिए प्लीज। तो आपके पास वन वन ऑन टू हो गया, वन वन N2, मैनी वन ऑन टू, ठीक है। अब अगर मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपको एक एग्जांपल सेट करने को बोलूं, मैनी वन N2 का,
तो कैसे सेट करवाओगे, बोलो बताओ, एलिमेंट बता दो। 1 2 3 यहाँ बता दो। A B C अब बताओ किसको किससे कनेक्ट कराऊं। 1 को A से और 2 को B से। 2 को B से 3 को A से। 3 को A से। तो ये मैनी वन तो है लेकिन N2 नहीं है। सर ऐसे नहीं कर सकते थे अगर A और एक B खाली है। में तो चाहिए। सर जी A और B है अगर तो तीनों को A से नहीं कर सकते। हाँ, कर सकते। B को हाँ, हाँ। तो वही बात है। ये इसको भी हटा के इधर करवा दीजिए। ये मैनी वन भी है और N2 तो C को लाने की क्लियर है, समझ में आ रहा है ना आप लोग को, ठीक है। अब अगर कोई फंक्शन 1 1 होता है, प्लीज ध्यान दीजिए, लास्ट टॉपिक है। अगर कोई फंक्शन 1 1 होता है तो ऐसे फंक्शन को बोला जाता है इंजेक्टिव। क्या बोला जाता है इसको, बाबू स्टूल्स ले जाइए वहां, स्टूल से। इंजेक्टिव फंक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंजेक्टिव। और जो फंक्शन ऑन टू होता है ऐसे फंक्शन को बोला जाता है सरजेक्टिव। क्या बोला जाता है इनको, सरजेक्टिव फंक्शन। और जो फंक्शन इंजेक्टिव और सरजेक्टिव दोनों होते हैं ऐसे फंक्शन को बोला जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। और बाइजेक्टिव फंक्शन ही इन्वर्टिबल होते हैं। क्या होते हैं, इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब है उन्हीं का इनवर्स निकाला जा सकता है, उन्हीं का ही इनवर्स निकलता है। मतलब अगर किसी फंक्शन का अगर आपको इनवर्स निकालना है तो सबसे पहला आपका नियम बनता है कि आप उसको देखो कि क्या वो 1 1 है, क्या वो ऑन टू है। और अगर वो 1 1 ऑन टू दोनों है तो इसका मतलब वो फंक्शन बाइजेक्टिव है। और अगर बाइजेक्टिव है तो ऐसा ही फंक्शन इन्वर्टिबल होता है। और ऐसे लिखते हैं फिर उसको आर इनवर्स करके। अब आर इनवर्स निकालते कैसे वो और बता दो भैया। देखो, मान लो मैंने आपको कोई रूल दिया हुआ है एफ एक्स, मान लीजिए मैंने आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है, एक नियम x प्लस में 3, ये मैंने आपको नियम दिया है। तो अगर मान लो मैंने प्रूव कर दिया कि ये फंक्शन आपका इंजेक्टिव भी है, ये फंक्शन आपका सरजेक्टिव भी है, और मुझे इनवर्स निकालना है, तो आप एक काम करोगे, आप इस fx को पहले y बनाओगे, और ये तो आपका y के लिए है ना फंक्शन, आप इसमें से x की वैल्यू कैलकुलेट करवा के दिखाओगे, और फिर आप इसको ही लिख दोगे क्या, r इनवर्स। ये जो फंक्शन आ गया ना आपका, मतलब y की वैल्यू निकालते हैं तो वो नॉर्मल फंक्शन है, x की वैल्यू निकाल दोगे तो वही क्या बन जाएगा, उसका इनवर्स। समझ में आ रहा है। हालांकि इनवर्स आपके सिलेबस से कट गया है, बट अगर समाओ घूम फिर कर कोई सवाल आ जाता है इस पर तो आप इतना मत डरिएगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना, बस fx को y मानकर किसकी वैल्यू कैलकुलेट करा देनी है, x की। ठीक है, समझ में आया। इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, 1 1 फंक्शन को ही इंजेक्टिव बोला जाता है, ऑन टू फंक्शन सरजेक्टिव होते हैं, दोनों मिलाकर बनते हैं बाइजेक्टिव, और बाइजेक्टिव फंक्शन ही इन्वर्टिबल होते हैं और उन्हीं का इनवर्स निकाला जाता है। क्लियर है, यहाँ तक सबको समझ में आया, ठीक है। अच्छा जी, एक चीज और देख लीजिए, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, ठीक है, वैसे क्लास 11th का टॉपिक है बट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको पावर सेट क्या होता है। इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स। जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं एक सेट के, उन सब सबसेटों के सेट को क्या कहा जाता है, पावर सेट। फॉर एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा आपको। जैसे एक एग्जांपल है 1 2 3, ये सेट है। अगर मुझे इसका पावर सेट निकालना है तो आप इसको ऐसे लिखोगे, पहले तो एक सेट बनाओगे। अच्छा, इसके कितने सबसेट बन सकते हैं वो देखते हैं हम लोग। तो इसके सबसेट मतलब ऐसे कितने सेट हो सकते हैं जिसके सारे एलिमेंट इसमें हो, तो आप बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला नल सेट। नल सेट सबका सबसेट है, सारे सेटों का सबसेट है। मतलब सबसेट का मतलब समझते हो ना तुम क्या होता है, सबसेट का मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट इसमें हो। जैसे 1 2 है, ये 1 2 पूरा का पूरा इसके अंदर है ना, तो ये सेट इसका क्या बन जाएगा, सबसेट। सबसेट का सिंबल क्या है, ऐसा बनाते हैं, है ना। तो ये 1 2 3 के कितने सबसेट पॉसिबल है, एक तो नल सेट,
सबका बनता है ये, और सिर्फ 1 वाला भी, ये भी तो एक ऐसा सेट है जो इसका सबसेट कहला सकता है। सिर्फ 2 वाला भी, ये भी इसका सबसेट है। सिर्फ 3 वाला भी इसका सबसेट, 1,2 वाला भी इसका सबसेट कहेगा, 1,3 वाला भी इसका सबसेट है, 2,3 वाला भी इसका सबसेट है। अच्छा, क्या 2,1 भी इसका सबसेट है? भाई 1,2 लिख तो दिया, ऑर्डर घुमा दिया तुमने, अलग सेट थोड़ी बनेगा ये। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए, ऑर्डर बदल देने से सेट अलग नहीं हो जाएगा। तो एक आपके पास हो गया 1,2,3, और इन सब के सेट को, इन सारे सबसेटों को अगर मैं से एक सेट में डाल दूं तो उसे कहेंगे हम लोग पावर सेट, और P ऑफ A से डिनोट करेंगे उसको। अच्छा, तो इसी तरीके से अगर मुझे पता लगाने हैं ऐसे कितने सबसेट पॉसिबल है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, जहां पर n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है किसके? सेट A के। तो इस सेट में 3 एलिमेंट थे, तो ऑब्वियसली बात है 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8। तो कितने सबसेट बनने थे? 8, तो 8 ही बने, 1 2 3 4 5 6 7। और इसी तरीके से अगर मान लो कल को एक बी सेट है, अगर मैं आपको कहूं 1 2 3 और 4, कितने सबसेट बन सकते हैं इससे? 2 की पावर 4 किसके? नहीं, मैं भी उसकी बात नहीं कर रहा, मैं एक सिंपल सेट की बात कर रहा हूं, मैं भी रिलेशन पर नहीं आया। तो यहाँ पे 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा आपके पास? 16। क्लियर है? अच्छा, इसी तरीके से कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं कि 2 सेटों के बीच में टोटल कितने रिलेशन पॉसिबल है। ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर है और मुझे एक्सपेक्टेशंस है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। टोटल रिलेशन बता दो बिटवीन 2 सेट्स। 2 सेट दे रखे मैंने, ए और बी, इनके बीच में टोटल कितने रिलेशन पॉसिबल हैं, ये पूछा है क्वेश्चन। तो रिलेशन का मतलब क्या होता है कि कितने ऑर्डर पेयरों का सेट बनाया जा सकता है। तो देखो, आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए एक ए सेट है 1, 2, 3, एक बी सेट है मान लीजिए A, B, और अगर मैं पूछ रहा हूं इन दोनों के बीच में कितने रिलेशन कायम किए जा सकते हैं, तो पहला काम आपका होगा कि आप A कार्टेशियन B निकालो पहले। अब A कार्टेशियन B में कितने एलिमेंट आएंगे बताओ भाई? n ऑफ A इंटू में n ऑफ B, ये फॉर्मूला बताया था मैंने। n ऑफ A कितने हैं? 3 इंटू में 2, कितना हो जाएगा ये? 6 एलिमेंट आएंगे अगर कार्टेशियन करते हो तो। 1, A 1, B, 2, A 2, B, 3, A 3, सही है। ये सारे के सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर लिख डाले तुमने। अब इनके कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, दैट इज नथिंग बट योर टोटल रिलेशन। तो मतलब कहीं ना कहीं पावर सेट निकालो अगर आप ए कार्टेशियन बी का, तो उसे ही कहा जाता है टोटल रिलेशन। तो इसका एक फॉर्मूला हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, 2 ऑफ n ऑफ, तो कितना हो जाएगा आपके पास? 2 की पावर 6, दैट इज नथिंग बट 64। ठीक है। अच्छा, किताबों में इसको एक अलग फॉर्मूला बना के दिया हुआ है, वो देख लीजिए। टोटल रिलेशन का उन्होंने एक स्पेशल फॉर्मूला बताया है, 2 की पावर p इंटू में q, ये फॉर्मूला दिया उन्होंने, जहां पर p जो है वो n ऑफ a को रिप्रेजेंट कर रहा है और q जो है वो n ऑफ b को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन n ऑफ a इंटू n ऑफ b देता तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट की। तो मैं आपको पीछे का बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि टोटल रिलेशन आया कहां से। आपने सबसे पहले ऑर्डर पेयर निकाल लिए सारे के सारे, और रिलेशन मतलब क्या? रिलेशन मतलब यही तो ना कि भैया मान लो कोई एक रिलेशन सेटअप किया, सिर्फ एक ही ऑर्डर पेयर वाला सेट बन रहा है। क्या पता एक ऐसा रिलेशन है जिसमें 2 ऑर्डर पेयर वाला सेट बन रहा है, तो मैं पावर सेट में तो वो सारी ऑर्डर पेयर लेके सेट ही तो बनाता हूँ, और करता क्या हूँ उसमें? सबसेट ही तो बनाता हूँ मैं। उन सारे सबसेट, वो कितने ऐसे सबसेट कायम किए जा सकते हैं, उसे ही तो आप पावर सेट कहते हो। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के कितने पावर सेट, कितना पावर सेट हो सकता है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट को ही आपको टोटल रिलेशन में लिखना है। ठीक है, ओके। बाकी जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे, रिक्वायरमेंट आएगी तो मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। ठीक है,
ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू।